मेरी शरीफ और नेक नंद को पुलिस पकड़ कर ले गई, जबकि मेरी नंद डॉक्टर थी और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती थी। पुलिस वाले मेरी नंद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरी नंद के साथ एक 70 साल का बाबा भी कैद किया हुआ था। मैं अपने शोहर के साथ थाने गई तो पुलिस वाले हमें एक कमरे में ले गए और जैसे ही उस कमरे की लाइट ऑन की, मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरी नंद ने तो शादी के बाद मैं अपने शोहर के साथ दूसरे शहर में रहा करती थी और मेरे ससुराल वाले दूसरे शहर में रहते थे। मैं कभी कभी उन लोगों से मिलने जाया करती थी। मेरे शोहर का अपना कारोबार था। कारोबार में वो अक्सर इतना मसरूफ रहते कि अपने घर वालों को भी याद नहीं कर पाते थे। एक दिन उनकी अम्मी का फोन आया। कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कम से कम अपनी माँ से मिलने ही आ जाया करो, बहनों का भी हाल अहवाल पूछ लो। तुम्हारे अब्बा भी हयात नहीं हैं, उन्हें बहुत कमी महसूस होती है। मैंने अपने शोहर से कहा कि आप अपनी बहनों और माँ से मिलने क्यों नहीं जाते। कहने लगे कि मैं इसलिए नहीं जाता कि उनकी जिम्मेदारियां मुझ पर आ पड़ेंगी। मैंने अपनी बहन को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, यहाँ तक कि अब उसकी एक अस्पताल में नौकरी भी लग गई है। अब मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं और वैसे भी मैं कब तक उनके साथ रहूंगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी एक जिंदगी बनाऊं और कुछ अरसा सिर्फ खुद ही पर ध्यान दूं। मैं उनकी बात समझ गई थी, लेकिन बार बार मेरी सास का फोन आ रहा था। मैं क्या जानती थी कि वहां जाने के बाद हम सबकी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा और फिर जिंदगी भर हम इन चीजों को याद करते रह जाएंगे। मैं जैसे ही अपने ससुराल गई, पहला सवाल जो मेरी सास ने मुझसे पूछा वो ये था कि तुम हमें खुशखबरी कब सुना रही हो। मैं हैरान हो गई कि मेरी सास को इतनी भी क्या जल्दी है। अभी शादी को 2 महीने हुए थे और ये जिद उन्होंने पहले ही लगा दी थी। तब मेरी नंद ने बड़ी अजीब बात बोली। कहने लगी कि इससे बच्चे नहीं होंगे। अरे भाई, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। देखना, मेरी बहू को नेक औलाद होगी। मेरी सास ने तो बड़ी शफकत से कहा था, पर नंद कहने लगी कि जब तक वो ये लड्डू नहीं खाएगी तब तक हमें खुशखबरी नहीं मिलेगी। मेरी सास ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन मैं समझ गई थी कि मरियम कुछ खास बात कहना चाहती थी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम का वक्त हुआ, सब लोग चाय पीने में मसरूफ थे। मैंने देखा कि मेरी नंद बुर्का पहन रही थी। मेरी नजरें बहुत तेज थीं। मैं हमेशा से इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखती थी। आज भी जब मैंने मरियम को बुर्का पहनते देखा तो मुझे शक सा हुआ कि वो कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही है। वो मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगी, भाभी, मैं सिर्फ लड्डू लेने के लिए पास वाली बेकरी में जा रही हूँ, वहाँ से जाकर लड्डू लाऊंगी। आप लोग भी खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ, मगर मैं मीठा नहीं खाती। चलो कोई बात नहीं, तुम बाकियों के लिए ले आओ। नहीं भाभी, आपको लड्डू तो खाने ही पड़ेंगे। ये कहकर वो तेजी से घर से निकल गई। मेरी सास उसे अफसोस से जाता देखती रही। लगता था कि उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो अपनी बेटी के हाथों मजबूर थी। अब मेरे सामने उनकी बुराइयां तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मैं खामोशी से बैठ गई। तकरीबन 2-3 घंटे हुए होंगे कि मेरी नंद घर वापस आ गई। आते ही उसने मेरे मुंह में लड्डू ठूसने की कोशिश की। कहने लगी, भाभी, ये खास लड्डू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये लड्डू हाजी इरफान जी बनाते हैं। हाजी इरफान हमारे जानने वाले हैं। उनके हाथ के लड्डू बहुत मशहूर हैं। उनके बारे में तो बहुत सारी बातें मशहूर हैं, लेकिन अभी तक मैंने तो खुद नहीं खाकर देखे। अम्मी, आपको ये लड्डू खाने की जरूरत भी नहीं है, आपकी उम्र नहीं है। मेरी नंद ने अपनी माँ को टोकते हुए कहा था। क्यों भाई, लड्डू खाने में भी क्या कोई उम्र होती है? मेरी सास ने मशकूक अंदाज में पूछा तो नंद ने आंख से इशारा करते हुए उन्हें कहा, अम्मी, मैं ये सिर्फ भाभी के लिए लाई हूँ और कोई इन लड्डुओं को हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं फ्रिज में रख देती हूँ, भाभी आप बाद में खा लेना। मेरी नंद ने मुझे कह तो दिया था, लेकिन मैं भी बड़ी चालाक थी। जिंदगी भर मैंने किसी पर मुकम्मल एतबार नहीं किया था। मैं हमेशा खुली आंखें रखती थी ताकि अगला बंदा धोखा देना चाहे भी तो दे ना सके। बाद में गिले शिकवे करने का क्या फायदा। मैं सुबह उठी, नमाज पढ़ने के बाद मैंने किचन में जाकर एक चक्कर लगाया, कुछ खाना खाया और उसी को सहरी समझकर रोजे की नियत कर ली। मैंने अपने शोहर को भी बता दिया कि आज मेरा रोजा है। मैं कुछ नफली रोजे रखा करती हूँ, इन्हें रखने से सवाब मिलता है।
सुबह उठते ही सब लोग नाश्ते की मेज पर आ गए। मैं अपने कमरे में ही बैठी रही। सब लोगों ने नाश्ता किया, तब किसी को मेरी याद नहीं आई। तकरीबन नाश्ते के 10 मिनट बाद मरियम मेरे कमरे में आई। आते ही कहने लगी, अरे भाभी, आप यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैंने हैरानी से पूछा था। भाभी, आपको तो पता है, रात को मैं आपके लिए मीठे लड्डू लेकर आई थी हाजी इरफान की बेकरी से, लेकिन आपने खाए भी नहीं। मैं अब अपने हाथों से वो लड्डू आपको खिलाना चाहती हूँ। उसने लड्डू मेरे आगे रखते हुए कहा था। मेरी नजर उन पर पड़ी तो मैं चुप सी हो गई। क्या हुआ भाभी? असल में ये लड्डू नहीं खा सकती। अरे क्यों नहीं खा सकती? आप मेरे खलूस का कुछ तो मान रखें। मैं खास तौर पर जाकर मगरिब के वक्त आपके लिए लाई थी। तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा रोजा है, मैं ये नहीं खा सकती। मेरी बात सुनकर मरियम का मुंह बन गया। अच्छा चले, मैं रख देती हूँ, आप अफ्तारी में खा लीजिएगा। उसकी मीठी प्यारी जुबान देखकर मुझे उस पर यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि खामखा जवाब देने से या लड़ाई करने से अच्छा है कि मैं इस बात को टालती रह जाऊं। दोपहर का वक्त हुआ तो सास ने भी मुझसे पूछा, क्या तुमने मरियम के लाए हुए लड्डू नहीं खाए? मैंने नफी में सर हिला दिया। नहीं माँ जी, मैंने इसलिए नहीं खाए कि मुझे भूख नहीं थी और फिलहाल मुझे रोजा है, मैं अफ्तारी के वक्त खा लूंगी। मैंने भी उन्हें मुकम्मल याद दहानी करवा दी, जैसे मैंने वाकई में लड्डू खाने हों और वक्त न मिल पा रहा हो। अफ्तारी से पहले मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि मुझे मरियम ने आवाज देकर बाहर बुलाया। मैं समझी कि अब ये उन्हीं लड्डुओं का जिक्र करेगी, लेकिन मैंने देखा वो बाहर एक लड़की के साथ बैठी बातें कर रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, भाभी, मुझे आपसे जरूरी काम था, इसलिए आपको बुलाया है। ये मानूर है, ये काफी दिन से मुझसे हाजी इरफान की बेकरी के लड्डू मांग रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैं जाकर उनसे बनवा कर लाती। हाजी साहब वो लड्डू सिर्फ मुझे ही देते हैं, इसके अलावा वो किसी को नहीं देते। वरना अगर ऐसा करते तो मैं उन्हें खुद कहती कि ये खुद ही जाकर लड्डू खरीद लाएं, लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अगर इजाजत दें तो मैं आप वाले लड्डू इनको दे दूं, क्योंकि इनकी मजबूरी है। इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। ये कब से मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं इसे वो लड्डू लाकर दूं ताकि इसकी गोद भर जाए। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। क्या मतलब, ये लड्डू क्या औलाद के लिए दिए जाते हैं? मेरी बात सुनकर मेरी नंद हंस पड़ी, मुझे गले से लगाया और बड़े ही मुनाफिकाना अंदाज में बोली, हाँ भाभी, मैं आपको भी यही कह रही थी कि आप भी ये खा लें, फायदा होगा और बार बार आपको कोई फिक्र नहीं सताएगी कि मुझे औलाद क्यों नहीं हो रही। हाँ, मगर मुझे अभी औलाद की कोई जल्दी नहीं है। आप इनको ये लड्डू दे दें, इनका मसला ज्यादा नाजुक है, इनको अल्लाह औलाद की खुशी देगा। बेटा, नाजुक मसला तो तुम्हारा भी है, मेरी सास ने मुझे टोकते हुए कहा था। मैं तो कहती हूँ कि तुम ये खुद रख लो, इस तरह किसी को ना दो। अगर तुम नहीं खाओगी तो क्या पता दूसरी बार मरियम को ये लड्डू मिले या ना मिले। माँ जी, आपकी बात सही है, लेकिन इंसान जब तक किसी की मदद नहीं करता तब तक उसकी भी अल्लाह मदद नहीं करता। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये लड्डू महानूर ले जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम तो बहुत अच्छे दिल की मालिक हो। मेरी सास ने मेरा हौसला बढ़ाया तो मैं भी खुश हो गई। मेरी सास दरअसल एक अच्छी खातून थी, मगर नंद बहुत तेज तबीयत की मालिक थी। वो लड़की लड्डू लेने के बाद घर से चली गई। मेरी सास और नंद को दुआएं भी देने लगी। मेरी नंद तीखी नजरों से मुझे देखने लगी। आजकल तो नेकी का जमाना ही नहीं है, ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। जब मैं अपने कमरे में गई तो शोहर के तेवर बदले हुए थे। मुझे देखते ही कहने लगे कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं हैरान हो गई कि मेरे शोहर को अब आखिर कौन सी बात बुरी लग गई। मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था जिस पर उन्हें नागवारी हो। कहने लगे, मैंने सोचा था कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, एहसास करने वाली होगी, लेकिन तुमने तो आते ही मेरी बहन का दिल तोड़ दिया। कम से कम उससे वो लड्डू ही लेकर खा लेती। वो बेचारी कल रात से लेकर घूम रही है, तुम्हें उसका दिल रखना भी नहीं आया।
तुम ऐसे ही नखरे करोगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं मीठा खाती नहीं हूँ। अगर वो कुछ और देगी तो मैं जरूर खा लूंगी। ऐसा खलूस रहा तो वो कुछ भी नहीं देगी सिवाय तानों और शिकवों के। आइंदा से ऐसी हरकत मत करना। और तुमने ये क्या जिद लगा रखी है कि तुम्हें औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है? खुदा का खौफ करो, हमारी उम्रें 30 साल हो चुकी हैं, अब औलाद नहीं होगी तो हमारे लिए भी मुश्किल होगा। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे औलाद नहीं चाहिए? मैंने जवाबन कहा, बात सिर्फ इतनी है कि अभी मैं किसी किस्म के इलाज नहीं करना चाहती। हमारी शादी को अभी 2 माह हुए हैं, इसलिए ये लड्डू और पेड़े खाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने हाथ में रखा गिलास नीचे फेंक दिया और बोले, तुम्हें तो लगता है कि इस बात में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मेरा तो तुमसे बात करने का भी दिल नहीं चाहता। तुम तो कोई बात ही नहीं मानती। मैं ये बात सुनकर आप दीदा हो गई। मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे मेरे शोहर को या फिर ससुराल वालों को इतराज होता, लेकिन न जाने क्यों ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठी रह गई। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था। इतने में मुझे बाहर गैर मामूली हरकत का अंदाजा हुआ, क्योंकि दिन का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। हम लोग भी खाना खाकर अपने अपने कमरों में थे। मुझे मेरी नंद के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने अपने कान खड़े कर लिए, हल्के से दरवाजा खोलकर देखा तो वो बुर्का पहन रही थी। दिन के वक्त वो बुर्का नहीं पहना करती थी। नौकरी के लिए अस्पताल भी जाना होता तो वो हमेशा चादर पहनकर जाती थी, लेकिन आज तो लगता था कि मेरी नंद किसी खास मकसद के लिए घर से जा रही है। उसने बुर्का पहना और यही नहीं, ऊपर नकाब भी कर लिया। मैंने सोचा कि आज मैं इसका पीछा करूंगी। फिर वो फ्रिज के अंदर देखने लगी। फ्रिज में कुछ नहीं रखा था। उसने इधर उधर देखा और खाली हाथ अपने घर से निकल गई। मैं उसके पीछे पीछे ही चल पड़ी और उसका पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर वो रुक गई। वो बड़ी होशियार थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं एक दरख्त के पीछे छुप गई। मैं उसे अंदाजा नहीं होने देना चाहती थी कि मैं उसका कब से पीछा कर रही हूँ। थोड़ी देर मजीद गुजरी। मैंने अपनी नंद का पीछा किया। मैंने देखा वो वाकई एक बेकरी की तरफ जा रही थी। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मेरी नंद पता नहीं क्यों उस बेकरी में जाती थी। पहले तो मगरिब के वक्त जाया करती थी, मगर आज उसने दोपहर के वक्त ही ये काम शुरू कर दिया। मैं हैरान थी कि आज तो उसके पास पैसे भी नहीं हैं। फिर जब वो बेकरी के अंदर दाखिल हो गई, मैंने देखा उसने बेकरी में से कोई चीज नहीं खरीदी। वो बेकरी के अंदर सीधा एक और कमरे में दाखिल हो गई। मैं उसे देख रही थी। अंदर दाखिल होने के बाद वो दरवाजा भी बंद हो गया। मैं बिस्किट लेने के बहाने उसी बेकरी के अंदर दाखिल हो गई। मैंने उस आदमी से पूछा कि ये बेकरी कब से चल रही है। वो कुछ घबरा गया। कहने लगा, बीबी जी, आप क्यों पूछ रही हैं? आप बिस्किट लेने आई हैं या तफ्तीश करने? मैंने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं दरअसल इसलिए पूछ रही थी बेकरी कितनी पुरानी है। अच्छा ठीक है, आप मुझे आधा किलो बिस्किट दे दें। मैंने बिस्किट लिए। उसने मुझे बिस्किट दिए और कहा कि अब आप जा सकती हैं, यहाँ फजूल में मत खड़ी हो। मगर मैं भी अपनी धुन की पक्की थी। मैं साथ वाली दुकान पर बैठ गई। मैंने उस आदमी को 100 रुपए दिए। कहा कि मुझे यहाँ कुछ देर बैठने दो, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ और पैदल चल चल कर थक गई हूँ। वो कहने लगा, आप ऐसे ही बैठ जाएं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे वहाँ बैठे हुए आधा घंटा गुजरा था कि साथ वाली दुकान का शीशे वाला दरवाजा खुला और मेरी नंद बाहर आई। मैंने देखा उसने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा था। मुझे हैरत हुई और तजस्सुस भी। मैं अब दोबारा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो हाथ में कुछ छुपाए इधर उधर देखती रही। फिर एक जगह रुककर उसने वो पोटली खोली। मैं तो हैरान रह गई। मुझे तो यकीन नहीं था कि मेरी नंद इस कदर पहुंची हुई चीज है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो वहाँ पर खुद खरीदारी करने गई थी, फिर इतनी बड़ी बात कैसे मुमकिन है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं उसकी हकीकत जान चुकी थी। सो मैं तेज तेज चलती हुई घर के अंदर दाखिल हो गई। तकरीबन 5 मिनट के बाद मेरी नंद भी घर में दाखिल हुई थी। मेरा सांस फूला हुआ था क्योंकि मैं तेज तेज चलकर आई थी। मैं उससे पहले घर पहुंचना चाहती थी। वो घर पहुंची तो मुझे देखकर हैरान रह गई और बोली कि भाभी, आप इस वक्त सहन में क्या कर रही हैं? आपको अपने कमरे में होना चाहिए था, बल्कि आपको आराम करना चाहिए। क्यों? मैं क्यों आराम करूं? मुझे कोई बीमारी तो नहीं है।
मेरी बात सुनकर वो हल्का सा हंस पड़ी, पर उसके चेहरे की हंसी असली नहीं थी। लगता था कि उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है। खैर, मैं अंदर कमरे में चली गई थी। 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं बाहर नहीं आई। मैंने सोचा कि शायद मेरी नंद को मेरा बाहर आना बुरा लग रहा है, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी हो गई थी। मैं अपने कमरे में छुपकर बाहर का मंजर देख रही थी। मेरी नंद ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर हम सब के लिए हैरान कर देने वाला था। मेरे शोहर अभी अभी घर आए थे। उनको भी जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। मेरी सास तो बहुत नाजुक दिल की मालिक औरत थी। उन्होंने तो देखते ही शोर मचा दिया। हमारे सामने पुलिस के 3-4 सिपाही खड़े थे, जबकि उनके साथ एक गाड़ी भी थी जो कि दरवाजे के बाहर थी। मैं ये सारा मंजर देखकर परेशान हो रही थी। मेरी सास ने पूछा कि ये लोग क्यों आए हैं। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी नंद को हथकड़ी लगा ली। मैं और मेरा शोहर हक्का बक्का पुलिस वालों को देखने लगे। ये लोग किसी औरत की तजलील कैसे कर सकते हैं? शर्म नहीं आती? बिला वजह मेरी बहन को तंग कर रहे हैं। मेरे शोहर ने गुस्से में पुलिस वाले से कहा, मगर वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। बोला कि आपकी बहन ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसलिए हम इन्हें पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। मेरे शोहर ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे लेकर चले गए। हम लोग भागते हुए पुलिस मोबाइल तक गए। देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था। उसकी उम्र कोई 60 साल के करीब लगती थी। मेरी नंद उस आदमी के साथ यूं बैठी हुई थी जैसे उसे काफी अरसे से जानती हो। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मेरी नंद ने हमें कहा कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर ही लूंगी, तुम लोग घर चले जाओ। मैं अपनी नंद की हिम्मत पर हैरान थी। वैसे तो पुलिस वालों को देखकर जान निकल जाती है, पर मेरी नंद बड़ी हिम्मत वाली थी। उसने अभी भी डॉक्टर वाला कोट पहन रखा था। वो थाने चली गई। मेरा शोहर मेरी मिन्नत करने लगा। बोला कि अपने मामू से कहो मेरी बहन की जमानत करवा दें। मेरे मामू एक थाने में एसपी थे, लेकिन वो थाना तो यहाँ से दूर था। ये उनकी हदूद में नहीं आता था। मेरे शोहर ने मेरी मिन्नत की कि तुम अपने मामू से कहो कुछ करें, उनके ताल्लुकात तो होंगे। मेरी बहन थाने में जाएगी तो कौन उससे शादी करेगा? बेचारी की तो शोहरत खराब हो जाएगी। मैंने अपने मामू को फोन किया, उनको सारी बात बताई। वो कहने लगे कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम लोग परेशान नहीं हो। शाम का वक्त था। मेरे मामू ने दोबारा फोन किया। कहने लगे कि अपने शोहर से कहो कि मेरे साथ उसी थाने चले, मैं उसकी बहन की जमानत करवा के घर ले आऊंगा। फिर वो दोनों थाने चले गए। थाने जाकर न जाने क्या क्या मामलात हुए। मेरे शोहर की बहन जानी मेरी नंद वापस घर आ गई। घर आकर वो अपने कमरे में छुप गई थी। वो बहुत शर्मिंदा थी। हम में से किसी के साथ भी बात नहीं कर रही थी। आज तो उसका डॉक्टरी वाला लाइसेंस भी कैंसिल हो गया था। मैं अपने शोहर को देखकर खुद भी परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ है जो आपकी बहन को थाने जाना पड़ा? कहने लगे कि वो जब से मेडिकल की फील्ड में आई थी, लोगों की खिदमत करने के लिए ही आई थी। लेकिन तुम्हें तो पता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हाजी इरफान नामी इस माफिया के लीडर ने पहले मेरी बहन को नशे पर लगाया और फिर उसे नशा बेचने पर लगा दिया। और तो और इसने घर के लोगों को भी नशा बेचने की कोशिश की थी। अम्मी भी उसके लाए हुए लड्डू की आदी हो गई थी, लेकिन वो लड्डू 1000 रुपए के आधा पाव भी नहीं मिलते थे। अम्मी जान को भी उसने इससे लत में लगा दिया था और सबको यही कहती कि ये लड्डू खाने से औलाद पैदा होती है। लोग डॉक्टर की बात पर यकीन करते हैं, इसलिए हर कोई इसे महंगे दामों लड्डू खरीद लेता था और फिर इसे उनकी आदत पड़ जाती। और तो और मेरी बहन ने इसी आदमी से निकाह भी कर लिया है, वो भी हम सबसे खुफिया। मैं तो चाहता हूँ कि इस निकाह को मनसूख कर दूं, पर मेरी बहन मान नहीं रही। कहती है कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन को उसके हाल पर कैसे छोड़ दूं? मैंने अपने शोहर को जवाब में एक ही बात कही कि पाक औरतों के लिए पाक मर्द और नापाक बदकार औरतों के लिए नापाक और बदकार मर्द ही होते हैं। आपकी बहन ने जो किया है उसे उसका सिला मिला है। अगर वो अच्छी और नेक नियत होती तो उसे अच्छा शोहर मिलता, लेकिन अब जो उसने किया है वो उसी की सजा भुगत रही है। मेरा शोहर मुझे और अपनी माँ को लेकर अपने घर आ गया था, जबकि मेरी नंद अपना सामान उठाकर अपने शोहर के घर चली गई थी। वो नशे की इतनी आदी हो गई थी कि उसने इस सब की खातिर हम सबको छोड़ दिया था।
میرے شوہر کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا، اس لیے اس نے بھی اپنی بہن سے سارے تعلق ختم کر لیے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ میرے شوہر کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔